स्वागत है बच्चों आपका अपने इस YouTube चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला अध्याय जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन। तो मुख्य काम इसमें जो अध्ययन करेंगे जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन का। तो हम शुरू करते हैं सर्वप्रथम जनसंख्या। जनसंख्या किससे कहते हैं, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। इसमें है जैसे लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यानी लोग क्या होता है, किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यानी लोगों के ज़्यादा क्या जनसंख्या को निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारे जो लोग होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम ग्रामों का बसावट करते हैं, और थोड़ा और जनसंख्या हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम नगर और शहरों का बसावट करते हैं। ऐसे जनसंख्या में थोड़ी और वृद्धि होती है तो हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। ऐसे जनसंख्या में थोड़ा और वृद्धि होते हैं, हमारे राज्य बनते हैं, स्टेट बनते हैं। ऐसे स्टेट बनते हमारे फिर जनसंख्या में और ज़्यादा वृद्धि होती है तो हमारे देश बनते हैं। इसीलिए जो एक क्रमबद्ध रूप से प्रतिक्रिया चलती रहती है इसे हम जनसंख्या कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब नीचे पढ़ते हैं। भारत अपनी 121.0 करोड़ वर्ष 2011 जनगणना के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। यानी जो विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किसकी है, चीन की है। और उसके बाद जो वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर में है वह भारत है। फिर नीचे है भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। यानी जो उत्तरी अमेरिका है अपने आप में एक महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका भी एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। और इन उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में अलग अलग देश हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में अलग से देश हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, का न्यूयॉर्क हो गया, मतलब तमाम देश हैं इसमें। ऐसे जो दक्षिण अमेरिका में हो गया हमारे, इसमें भी तमाम देश है। जैसे ब्राज़ील हो गया, वेनेजुएला हो गया, आपका अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, उरुग्वे, पैराग्वे, और उसके साथ साथ आपका गुयाना, मतलब कुल 14 देश इसमें है दक्षिण अमेरिका में। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में हो गया, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये तमाम देश है। इन महाद्वीपों की इतने ज़्यादा देश होने के बाद ही भारत की जनसंख्या 3 महाद्वीपों से अधिक है। आप लगा लीजिए आप भारत की जनसंख्या कितनी होगी, इनसे लगभग 121 करोड़ है। अब इनकी जनसंख्या बहुत कम है भारत के अपेक्षा, क्योंकि जो भारत है अपने आप में एक अलग सा देश है। भारत महाद्वीप नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है उसका एक देश भारत है। और जो अन्य 3 आप देख रहे हैं अपने आप में कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इनकी जो कुल जनसंख्या है भारत की जनसंख्या से कम है। यानी आप लगा लीजिए भारत की जो जनसंख्या है काफ़ी उच्च दर में बढ़ोतरी हो रही है। फिर नीचे है बच्चों, प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उत्तरदायी है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जनसंख्या जहाँ बहुत ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, वहाँ जो संसाधन होंगे काफ़ी सीमित होंगे, जिससे हमें कई चीज़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है पूरे विश्व पटल में, भारत में भी। और जो ये वायरस चल रहा है आपको पता है, जैसे भारत में जो हमारे पास संसाधन है, जो मेडिकल है, फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी कम है। यानी जो चिकित्सा संबंधी हमारे पास फैसिलिटीज़ है बहुत ही कम है अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या के। यानी हम पे क्या हो रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और संसाधनों का भी दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या भी बढ़ रही है और संसाधन क्या कम हो रहे हैं। मतलब कहने का जो आशय है, यहाँ पर हमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये होता है जनसंख्या अत्यधिक होने के कारण। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी जनसंख्या के संबंधित। सो आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने जनसंख्या का थोड़ा डेफिनेशन बताई और जनसंख्या संबंधित दबाव की जो समस्या हो रही यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा मैं आपको जो हमारी जनसंख्या है उसका इतिहास की ओर ले जाना चाह रहा हूँ कि जो भारत की जनसंख्या है वो क्रमबद्ध रूप से कब से शुरू हुई। जैसा कि आपको यहाँ पर हेडलाइट में दिख रहा होगा, सर्वप्रथम हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या का क्या आकलन किया जाता है।
प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या को क्या क्रमबद्ध रूप से उसकी पुनः जनगणना की जाती है। भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। यानी 1872 में तो क्या शुरुआत हुआ था, लेकिन वहाँ पर क्रमबद्ध रूप से नहीं था। अब इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी, उस समय जो अंग्रेज हमारे वायसरॉय या गवर्नर थे वो कौन थे, और 1881 में किसके कार्यकाल में हुई, कौन हमारे वायसरॉय या गवर्नर कौन थे, उसके थोड़ा हम देखते हैं उसके बारे में। जो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई, आधुनिक संदर्भ में भारत में जो पहली जनगणना हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय मानी जाती है। एक लॉर्ड मेयो अंग्रेज अधिकारी थे, या आप कह लीजिए वायसरॉय या गवर्नर थे। उसके कार्यकाल में 1872 में भारत में आधुनिक संदर्भ में पहली जनगणना हुई थी। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, इस व्यक्ति का नाम भी आप याद रख लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब 1881 में क्या हुआ, भारत में क्रमिक एवं नियमित जनगणना, यानी भारत में जो क्रमिक और नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ होगी। यानी उस समय जो हमारे अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड रिपन, यानी जो वायसरॉय या हम गवर्नर थे वे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में क्रमिक एवं नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में। उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की जनगणना होती आ रही है। यानी अब क्रमबद्ध रूप से भारत की जनगणना कब, प्रत्येक 10 वर्ष में ये होती आ रही है। और जो वर्तमान में भारत की जनगणना है 15वीं जनगणना है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में जो भारत की जनगणना वो कौन सी जनगणना है बच्चों, 15वीं जनगणना है। अब नीचे पढ़ते हैं हम जनसंख्या का वितरण, यानी जो जनसंख्या का वितरण है, जो फैलाव है किस किस जगह और किन किन माध्यमों से हो रखा, थोड़ा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। अभी देखते हैं हम इसमें चित्र 1.1 हमें किस ओर संकेत करवा रहा है। सर्वप्रथम हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस दशा पर जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूप के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। ये स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। असम का मतलब ये कोई राज्य का नाम नहीं, असम का मतलब असमान है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, और कहीं बिल्कुल ही कम है और कहीं मध्यम है। अभी हम चित्र 1.1 में देखेंगे, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि जो भारत की जनसंख्या वो असम की हुई। असम का मतलब असमान, हर स्टेट में हर क्षेत्र में जो भारत की जनसंख्या है वो अलग अलग है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश प्रविष्टि कोड दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान है। यानी जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले स्टेट है सर्वप्रथम आपका यूपी, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। उसके बाद नीचे वो देखते हैं बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चित्र, जो 1.1 में हमें समझाने की कोशिश कर रहा था चित्र की, उसमें क्या क्या हमें देखना है। यहाँ देखिएगा, जैसे आपको ये डॉट डॉट दिख रहा होगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है, ना के बराबर है, यानी विरल क्षेत्र में, ऐसे उत्तराखंड में देखिए। और सबसे ज़्यादा देखिए आप उत्तर प्रदेश देखिए सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद नीचे महाराष्ट्र हो गया, ये वाला क्षेत्र, थोड़ा जूम करके दिखाना हूँ। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद हमारा बिहार हो गया, यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल हो गया। इसलिए एक पहले जो जनसंख्या के वितरण का प्रारूप बताया था असम है। असम का मतलब हो गया अलग अलग जनसंख्या है अलग अलग क्षेत्र में। यह था हमारा चित्र 1.1। तो अब नीचे को शुरू करते हैं। अब नीचे है बच्चों, तालिका प्रशिष्ट को से जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। यानी जो 76% कुल जनसंख्या का भाग है वो कौन कौन से राज्यों में है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। यानी इतने राज्यों को कुल मिलाकर हमारे देश में 76% जनसंख्या इन्हीं राज्यों की है। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.84% और उत्तराखंड
0.83% जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत ही छोटा है। यानी जो हमारे भारत में कुल जनसंख्या जो परसेंट है उसमें जम्मू कश्मीर का 1.04% है, अरुणाचल प्रदेश का 0.84% है। ऐसे ही जो हमारे उत्तराखंड है उसका हमारे भारत की जो जनसंख्या में कुल हिस्सा है 0.83% है। और जितना जो 76% जो राज्यों का जनसंख्या में अनुपात है वो आपने ऊपर देख लिया है। और इसको ध्यान भी रखिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से हमारे स्टेट, कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी भारत की कुल जनसंख्या का 70% भाग है। अब भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कार्यों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। यानी जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो हमारा जनसंख्या वितरण का जो अस्थायी जो वितरण है और असमान वितरण है वो भौगोलिक कारक भी हो सकता है। क्योंकि भौगोलिक कारक में आप देखते होंगे जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे उत्तराखंड हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, इन वाले क्षेत्र में क्या होता है, जनसंख्या काफ़ी कम होती है अपेक्षा मैदान की तुलना में। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारी जलवायु काफ़ी प्रतिकूल होती है लोगों के निवास स्थान के लिए। इस वजह से भी यहाँ लोग क्या बहुत कम रहते हैं। एक ये भी कारण है भौगोलिक, जिसमें हमारी जनसंख्या क्या असमान है। सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण क्या है, लोग क्या करते हैं अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हैं। अधिकांश लोग क्या बाहर को बसते हैं पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ के, या जहाँ उनके लिए सामाजिक सुविधा अच्छी ना हो, या हो सकता है जहाँ पर धर्म, जाति, लिंग इससे संबंधी काफ़ी भेदभाव हो। इन चीज़ों को भी लोग क्या करते हैं किनारे करके अपनी सुख सुविधाओं को समाज के प्रति उजागर करने के लिए क्या अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। एक ये भी कारण है जनसंख्या का असमान होने। आर्थिक कारण भी है। लोग क्या करते हैं रोजगार के चक्कर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं। और ऐतिहासिक कारण ये है कि लोग क्या करते हैं, ऐतिहासिक कारण में ये हो सकता है लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं जहाँ पर क्या होता है उनको कई बड़ी बड़ी जो स्थापत्य कला है वो भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ कई लोगों को शौक भी होता है एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर ऐतिहासिक तत्वों को देखने का। इससे भी क्या होता है फिर लोग क्या कुछ समय के लिए जाते हो, कई लोग ऐसे होते हैं वहाँ प्रवास करना हमेशा के लिए शुरू कर देते हैं। एक मुख्य कारण ऐतिहासिक कारक ये भी हो सकता है। यानी ये जो संपूर्ण कारक है जनसंख्या के असमान स्थायी वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर दूसरा हो गया जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध स्पष्ट भूविन्यास, जल की उपलब्धता के साथ साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूप का निर्धारण करते हैं। यानी जो भौगोलिक कारक है पहले तो आपको बता चुका हूँ मैं, उच्च हिमालयी क्षेत्र में या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में लोग या पहाड़ी क्षेत्र में लोग कम रहते हैं। उसका भूविन्यास, जल की उपलब्धता तथा जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ की जलवायु देखी जाती है, वहाँ का भूविन्यास देखा जाता है और वहाँ का जल की उपलब्धता देखी जाती है। क्योंकि जो हमारे लोगों का निवास स्थान का एक मुख्य कारण भी होता है जो भौगोलिक कारण में जल, क्योंकि जहाँ पर जल ज़्यादा रहता है लोगों का निवास स्थान भी वहीं पर अत्यधिक होता है। आप ही नीचे है परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों में डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यानी जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, इससे पूर्व हमने कक्षा 11वीं क्लास में पढ़ा था, एक टॉपिक था भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसको हमने मुख्यतः 5 प्रकार में डिवाइड किया था। पहला के उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, फिर हो गया थार का मरुस्थल, फिर दक्कन का पठार, फिर प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी तट थे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी वो थी उत्तर के विशाल मैदान में, और जो सबसे ज़्यादा हमारे जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी उत्तर के विशाल मैदान में थे। यानी कृषि संबंधित और लोगों का निवास संबंधी सबसे ज़्यादा जो अनुपात था जनसंख्या और कृषि संबंधी वो था उत्तर के विशाल मैदान में। क्योंकि यहाँ की जलवायु काफ़ी अनुकूल है और साथ साथ यहाँ पर सिंचाई, नलकूप, तालाब, इन चीज़ों का काफ़ी अच्छा संसाधन है, जिससे कि कारण हमारी जनसंख्या काफ़ी बसी है यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये काफ़ी मैदानी क्षेत्र में है। इस वजह से जो हमारे हिमालय, उत्तर पूर्व, दक्षिणी राज्य हैं इसकी तुलना में उत्तर भारत के विशाल मैदान में काफ़ी जनसंख्या है। फिर सिंचाई के विकास, राजस्थान, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड, परिवहन जाल के विकास, प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणामस्वरूप क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या थे वे अब जनसंख्या के माध्यम से
उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र बन चुके हैं। यानी जहाँ पर पहले जनसंख्या बहुत कम थी वहाँ सिंचाई के संसाधन आने लगे। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है जो सतलज नदी से उद्गमित होती है, वो क्या है, राजस्थान की रीढ़ कहा जाता था। जैसे जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ इन वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है, जो पीने योग्य जल की उपलब्धता है, वो एकमात्र नदी है, वो है इंदिरा गांधी नहर। और जिसके कारण क्या फिर लोगों का धीरे धीरे इस ओर जनसंख्या में बसाव होने लगा। और खनिज ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता, और जो हमारा झारखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या अत्यधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरह का हमारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसके कारण भी यहाँ जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को क्या रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान हो रहे हैं। और परिवहन जाल के विकास प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणामस्वरूप अन्य क्षेत्रों में पहले विरल जनसंख्या से क्या हो गया, जनसंख्या संकेंद्रण हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होगी इन महत्वपूर्ण कारणों के द्वारा। इन महत्वपूर्ण जो कारक है इसके माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो बच्चों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, भौगोलिक कारण में क्या क्या आता है, और उसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक कारण में क्या क्या आ सकता है, और सामाजिक कारण में क्या क्या आ सकता है, और आर्थिक कारण में क्या क्या आ सकता है। आपको 4-5 पॉइंट यहाँ से आ सकते हैं और इनके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है कि भौगोलिक कारण में ये हो सकता है, सामाजिक में ये, आर्थिक में ये, और ऐतिहासिक में ये। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनेंगे। यह जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक, जैसे जो हमारी जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण में जो जनसंख्या वितरण के महत्वपूर्ण कारक हैं, स्थायी कृषि हो गया, और स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण। यानी जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारण है, इससे पूर्व जो मैंने बताए वो भी कारक थे, उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी जनसंख्या को वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण कारक कृषि का उद्भव, यानी कृषि का विकास होना, मानव बस्ती का प्रतिरूप, जैसे कि आप पढ़ोगे इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक है जो दूसरी बुक में मानव बस्ती, उसमें प्रतिरूप में यानी बस्तियों के आकार किस किस रूप में बसे हैं। अब फिर है परिवहन जाल, फिर हो गया परिवहन जाल तंत्र विकास, उसके साथ औद्योगिकरण, यानी द्वितीय और तृतीय क्रिया का यहाँ पर विकास होने लगा, जिससे लोगों को क्या जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, क्योंकि लोगों को रोजगार के साधन यहाँ से प्राप्त होने लगे। उसके साथ भारत के नदी मैदानों के तटीय क्षेत्र में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या वाले प्रदेश है। यानी जो नदी मैदान है यहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई संबंधी सुविधा होती है, पीने जल संबंधी सुविधा होती है, इस कारण से। फिर है प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास से परिवहन तंत्र जाल की विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना है। यानी परिवहन तंत्र जो हमारे शहरी क्षेत्र में या उत्तर भारत के विशाल वाला क्षेत्र है, या नगरीय क्षेत्र में है, यहाँ अधिकांश क्या था, परिवहन जाल, चाहे आप रेल परिवहन ले लीजिए, सड़क परिवहन ले लीजिए, या वायु परिवहन ले लीजिए, यहाँ पर इन चीज़ों की काफ़ी सुविधा होती है, जिसके कारण जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि भी होती है। और उसके साथ साथ जैसे दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में क्या कर रहा है, ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। यानी आकर्षित करने का मतलब हो गया रोजगार के माध्यम से। जो जैसे जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास तथा नगरी के कारण बड़ी जनसंख्या है। जो जयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़ा संख्या में औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, और इसी माध्यम से क्या ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण और जो नगरीय प्रवासी है उनको आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक धंधे हैं, जिसके कारण क्या लोग अपने रोजगार के लिए यहाँ पर जाते हैं, जिसके कारण कि यहाँ की जनसंख्या का संकेंद्रण काफ़ी उच्च हो जाता है। ये था बच्चों जनसंख्या का वितरण। आई होप कि आप लोगों को कोई चीज़ें समझ में आई होंगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व।